नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोल रहे हैं जिसने भारत की पूरी दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं कर्नाटिक युद्धों की। वो दौर जब अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां जो यहाँ आई तो थी व्यापार करने, वो अचानक यहाँ की सियासत में उलझ गईं और फिर सत्ता के लिए आमने सामने आ गईं। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स हैं इस पर, और आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं के जरिए इन लड़ाइयों के पीछे की कहानी, उनके नतीजे और उनका असली मतलब समझ सकें। ये सिर्फ जंगें नहीं थीं, इन्होंने भारत के आने वाले कल की तस्वीर तय कर दी थी। तो हुआ यूं कि अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां दोनों यहाँ आईं। व्यापार उनका मकसद था जाहिर है, लेकिन उनकी नजरें यहाँ अपनी धाक जमाने पर भी थीं। यूरोप में तो उनकी पुरानी दुश्मनी चल ही रही थी, जैसे वो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध था या फिर सप्तवर्षीय युद्ध। वही दुश्मनी अब भारत की जमीन पर कर्नाटिक युद्धों के रूप में सामने आ गई। बिल्कुल। और इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1740 के दशक के दक्षिण भारत में। देखिए, दक्कन में हैदराबाद के निजाम थे आसफ जाह, जिन्होंने एक तरह से स्वतंत्र रियासत बना ली थी। वो अब बूढ़े हो चले थे, ऊपर से मराठों का दबाव भी था, तो एक अनिश्चितता का माहौल था कि भाई उनके बाद कौन संभालेगा। और दक्षिण में मतलब कोरोमंडल तट पर कोई एक ऐसी बड़ी ताकत नहीं थी जो स्थिरता ला सके। विजयनगर साम्राज्य तो खत्म हो चुका था, उसकी जगह ले ली थी मैसूर, कोचीन, त्रावणकोर और पूरब में मदुरा जैसे छोटे छोटे राज्यों ने। तो ये जो राजनीतिक बिखराव था ना, ये यूरोप की ताकतों के लिए खुला मैदान बन गया। उनको दखल देने का सीधा मौका मिल गया। अच्छा, तो यहीं से पहले कर्नाटिक युद्ध की जमीन तैयार हुई, जो 1746 से 48 तक चला। सुना है इसका सीधा ताल्लुक यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध से था। हाँ, बिल्कुल, चिंगारी वहीं से आई थी। यूरोप की लड़ाई की आंच भारत तक पहुंच गई। हुआ ये कि अंग्रेजों को अंदाजा था कि भारत में फ्रांसीसी नौसेना उतनी मजबूत नहीं है, तो अंग्रेजी नौसेना ने मौका देखकर कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। अब ये तो उकसाने वाली बात थी। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, उन्होंने मॉरिशस में जो उनके गवर्नर थे ला बोर्डोनाइस, उनसे मदद ली और 1746 में धावा बोल दिया मद्रास पर। और मद्रास पर कब्जा कर लिया। बस यहीं से पहला कर्नाटिक युद्ध शुरू हो गया। और फिर वो मशहूर लड़ाई हुई, सेंट थॉम की लड़ाई, मद्रास के पास ही। कहते हैं उसमें कैप्टन पैराडाइज के बस थोड़े से फ्रांसीसी सैनिकों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खां, जिनकी बहुत बड़ी सेना थी, उसे हरा दिया था। नवाब को अंग्रेजों ने मदद के लिए बुलाया था। ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी उस वक्त। तो बहुत बड़ी बात। ये लड़ाई एक तरह का शौक थी। इसने पहली बार बिल्कुल साफ कर दिया कि मुट्ठी भर लेकिन ट्रेंड और अनुशासित यूरोपीय सैनिक वो हजारों की पारंपरिक भारतीय फौज पर कितने भारी पड़ सकते हैं। ये यूरोप की मिलिट्री पावर का एक तरह से पहला बड़ा प्रदर्शन था भारत में, और इसने आने वाले वक्त के लिए सब कुछ बदल दिया। खैर, ये पहला युद्ध खत्म हुआ 1748 में। यूरोप में एक संधि हुई थी, एक्सला चैपल की संधि, जिसे आखन की संधि भी कहते हैं। इसके तहत यूरोप में लड़ाई बंद हुई और समझौते में यह तय हुआ कि मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया जाएगा और बदले में फ्रांसीसियों को नॉर्थ अमेरिका में उनकी जमीनें वापस मिल गईं। लेकिन हाँ, एक बात साफ हो गई थी, दक्कन की इस लड़ाई में नौसेना की ताकत बहुत अहम है। तो पहला राउंड तो एक तरह से बराबर छूटा, कम से कम कागज पर मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। पर क्या भारत में माहौल सच में शांत हुआ या ये बस एक ऊपरी शांति थी? नहीं, शांति तो बिल्कुल नहीं थी। असल में ये तो बस शुरुआत थी। जमीन तैयार हो रही थी एक और बड़े टकराव के लिए। और इस बार मामला सिर्फ यूरोप की लड़ाई का असर नहीं था। इस बार बात थी सीधे सीधे भारतीय रियासतों के अंदरूनी झगड़ों में कूदने की। अच्छा, यानी दूसरा कर्नाटिक युद्ध 1749-74। और यहाँ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का जिक्र बहुत आता है। लगता है पहले युद्ध की कामयाबी ने उन्हें काफी जोश दिला दिया था। हाँ, डुप्ले वो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने देख लिया था कि भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल देकर फ्रांसीसी असर बढ़ाया जा सकता है और अंग्रेजों को मात दी जा सकती है, और उसे मौका भी मिल लिया। 1748 में हैदराबाद के निजामुल मुल्क की मौत हो गई। बस उनके मरते ही गद्दी के लिए खींचतान शुरू हो गई, उनके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग के बीच। और लगभग उसी समय कर्नाटक में भी नवाब की गद्दी के लिए अनवरुद्दीन खान और चंदा साहिब के बीच मुकाबला शुरू हो गया। चंदा साहिब पिछले नवाब के दामाद थे। डुप्ले ने इस मौके को तुरंत लपक लिया। तो फिर यहाँ भी गुट बन गए होंगे, कौन किसके साथ था? हाँ बिल्कुल,
फ्रांसीसियों ने बड़ी होशियारी से चाल चली। उन्होंने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया और कर्नाटक में चंदा साहिब का। अंग्रेजों ने फिर उनके विरोधियों का पक्ष लिया, यानी हैदराबाद में नासिर जंग का और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का। शुरू में तो लगा कि फ्रांसीसियों का दांव सही पड़ा है। 1749 में वेल्लोर के पास अंबूर की लड़ाई हुई। इसमें फ्रांसीसी, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब की मिलीजुली फौजों ने अनवरुद्दीन खान को हरा दिया और मार डाला। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। डुप्ले का रुतबा तो जैसे आसमान पर पहुंच गया। उसे कृष्णा नदी के दक्षिण के सारे मुगल इलाकों का गवर्नर मान लिया गया। इतना ही नहीं, फ्रांसीसी असर बनाए रखने के लिए बुस्सी नाम के एक अफसर के नीचे एक फ्रेंच टुकड़ी हैदराबाद में तैनात कर दी गई और इनाम में फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के पास और उड़ीसा तट पर कुछ इलाके भी मिले, जिसमें वो मशहूर उत्तरी सरकार का क्षेत्र भी शामिल था। लेकिन कहानी में मोड़ तो आना ही था, और वो आया रॉबर्ट क्लाइव के रूप में। वही क्लाइव जो बाद में इतना मशहूर हुआ। सुना है उसने आरकोट पर एक कमाल का धावा बोला था 1751 में। उस वक्त तो वो शायद कंपनी में कोई बड़ा अफसर भी नहीं था। ये क्यों किया गया? हाँ, क्लाइव का यह कदम वाकई गेम चेंजर साबित हुआ ये कि अंग्रेजों का साथी था मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का बेटा। अंग्रेज उसे कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे। वो त्रिचुनोपोली यानी तिरुचिरापल्ली में बुरी तरह घेर गया था। चंदा साहिब और फ्रांसीसी फौजों ने उसे घेर रखा था। मद्रास में अंग्रेज गवर्नर सॉन्डर्स परेशान थे कि मोहम्मद अली को कैसे बचाया जाए। तभी क्लाइव ने यह आइडिया दिया। उसने कहा कि क्यों न हम सीधे कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर ही हमला कर दें। उसका अंदाजा था कि इससे चंदा साहिब घबरा जाएगा और उसे अपनी राजधानी बचाने त्रिचुनोपोली से सेना हटानी पड़ेगी। और कमाल की बात यह है कि ऐसा ही हुआ। अगस्त 1751 में क्लाइव सिर्फ 210 सिपाहियों के साथ अचानक आरकोट पहुंच गया और किले पर कब्जा कर लिया। सिर्फ 210 सिपाही, और फिर आरकोट को बचाए रखा उसने। हाँ, जैसा क्लाइव ने सोचा था, चंदा साहब ने फौरन त्रिचुनोपोली से अपनी एक बड़ी सेना, करीब 4000 सैनिक आरकोट वापस भेजे। फिर शुरू हुई आरकोट की घेराबंदी। पूरे 53 दिन चली ये घेराबंदी। क्लाइव और उसके मुट्ठी भर सैनिकों ने गजब की हिम्मत दिखाई और किले को बचाए रखा। इसी बीच अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर और एक मराठा सरदार थे मुरारी राव, उनकी मदद से त्रिचुनोपोली की घेराबंदी भी तोड़ दी। क्लाइव और एक और अंग्रेज अफसर स्ट्रिंगर लॉरेंस ने त्रिचुनोपोली को बचा लिया। चंदा साहिब और फ्रांसीसी जनरल लॉ श्रीरंगम द्वीप में फंस गए। जून 1752 में उन्हें हार माननी पड़ी। बाद में मोहम्मद अली ने चंदा साहिब को मरवा दिया और अंग्रेजों ने इसमें कोई दखल नहीं दिया। तो इस पूरी उठापटक का दूसरे युद्ध का नतीजा क्या निकला? फ्रांसीसी तो शुरू में काफी आगे थे। नतीजा ये हुआ कि पूरा पासा ही पलट गया। डुप्ले की ये जो नीतियां थीं, लड़ाइयां, राजनीतिक दखलंदाजी, इसमें पैसा पानी की तरह बहाया गया था। फ्रांस में जो कंपनी के बड़े अधिकारी बैठे थे, वो इस भारी खर्च से बहुत नाराज हो गए। 1754 में उन्होंने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। उसकी जगह गुडेहू नाम का नया गवर्नर आया। गुडेहू ने आते ही अंग्रेजों से बातचीत शुरू की और एक समझौता कर लिया। तय हुआ कि भाई अब दोनों कंपनियां भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों में दखल नहीं देंगी और जिसके कब्जे में जो इलाका है वो उसी के पास रहेगा। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि फ्रांसीसियों को डर था कि अगर भारत में लड़ाई चलती रही तो अमेरिका में उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वो पीछे हटे। लेकिन इस दूसरे युद्ध का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि अब ये साफ हो गया था कि यूरोप की ताकतों को भारत में कामयाब होने के लिए अब भारतीय राजाओं की इजाजत या सहमति की कोई जरूरत नहीं रही थी, बल्कि अब तो भारतीय राजा खुद इनके सहारे टिके हुए थे। चाहे वो कर्नाटक में मोहम्मद अली हों या हैदराबाद में सलाबत जंग, जो नासिर जंग के बाद निजाम बना था, वो अब शासक कम और इन कंपनियों पर निर्भर ज्यादा हो गए थे। यानी खेल पूरी तरह बदल चुका था। व्यापारी अब किंग मेकर की भूमिका में आ रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तीसरा और आखिरी कर्नाटक युद्ध भी तो हुआ 1756 से 63 तक, और इसका कनेक्शन एक बार फिर यूरोप से जुड़ा, सप्तवर्षीय युद्ध से। बिल्कुल। 1756 में यूरोप में फिर जंग छिड़ गई। इसे कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। ऑस्ट्रिया ने सिलेसिया वापस लेने की कोशिश की और एक बार फिर ब्रिटेन और फ्रांस सामने सामने थे। और जैसा पहले हुआ था, यूरोप की ये आग भारत तक भी पहुंच गई। 1758 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंटी लैली को एक बड़ी फौज के साथ भारत भेजा। लैली ने आते ही सेंट डेविड और विजयनगरम के अंग्रेजी किलों पर कब्जा भी कर लिया। एक बार तो लगा कि शायद फ्रांसीसी फिर से हावी हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेज भी पूरी तरह तैयार थे। उधर समुंदर पर फ्रांसीसी एडमिरल डी आशे के बेड़े को मसूलीपट्टनम के पास अंग्रेजों ने काफी नुकसान पहुंचाया। इससे लैली की मुश्किलें बढ़ गईं। और फिर आई वो लड़ाई जिसने सब कुछ तय कर दिया।
वांडीवाश की लड़ाई 1760 में, इसे इतना निर्णायक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये वाकई निर्णायक थी। 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु में वांडीवॉश नाम की जगह पर अंग्रेज जनरल आयरकूट और फ्रांसीसी कमांडर काउंट डी लैली की सेनाओं के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और इस लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। लैली की फौज लगभग बिखर गई। उसका जो खास सिपाही सालार था, बुसी, वो बंदी बना लिया गया। इसके बाद लैली ने पौंडीचेरी में रहकर करीब 8 महीने तक बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिर में जनवरी 1761 में उसे हार माननी पड़ी। पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। जिंजी और माहे जैसे जो आखिरी फ्रांसीसी ठिकाने बचे थे, वो भी हाथ से निकल गए। भारत में फ्रांसीसी ताकत लगभग खत्म ही हो गई। लैली को बंदी बनाकर लंदन ले जाया गया। बाद में जब वो फ्रांस लौटा तो उस पर मुकदमा चला और 1766 में उसे फांसी दे दी गई। तो ये था भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं का अंत, इस तीसरे युद्ध का आखिरी नतीजा, और भारत के लिए इसका क्या मतलब निकला? पार कर सकते थे, न किलेबंदी कर सकते थे, न सेना रख सकते थे। उनका राजनीतिक दखल हमेशा के लिए खत्म हो गया। अंग्रेज अब भारत में निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी यूरोपीय ताकत बन गए थे। डचों को वो पहले ही 1759 में बेदारा की लड़ाई में हरा चुके थे। पुर्तगाली तो वैसे ही हाशिए पर थे, अब फ्रांसीसी भी रास्ते से हट गए। अक्सर इतिहासकार 1757 की प्लासी की लड़ाई को भारत में अंग्रेजी राज की असली शुरुआत मानते हैं और वो बहुत अहम थी भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वांडीवॉश की जीत को कम नहीं आंकना चाहिए। इसने अंग्रेजों के आखिरी यूरोपीय प्रतिद्वंदी को मैदान से हटा दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कोई यूरोपीय चुनौती नहीं थी। उनके लिए अब पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। एक और बात ध्यान देने वाली है, वांडीवॉश की लड़ाई में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों की तरफ भारतीय सिपाही भी लड़ रहे थे। ये दिखाता है कि मामला कितना उलझ चुका था और कैसे भारतीय ही भारतीयों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये उस दौर के भारतीय शासकों की आपसी फूट और शायद दूरदर्शिता की कमी का भी एक सबूत है। उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं था कि ये कंपनियां आगे चलकर क्या रूप लेने वाली हैं। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? अंग्रेज ही क्यों कामयाब रहे और फ्रांसीसी क्यों हार गए? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या कुछ ठोस वजह थी इसके पीछे? नहीं, सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, कई ठोस कारण थे इसके पीछे। पहला तो है कंपनी की बनावट। देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। उसे फैसले लेने में ज्यादा आज़ादी थी। वो ज़रूरत के हिसाब से फौरन कदम उठा सकती थी, बिना लंदन से लंबी चौड़ी मंजूरी का इंतजार किए। दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी कंपनी थी, वो सरकारी नियंत्रण में ज्यादा थी। हर बड़े फैसले के लिए पेरिस की तरफ देखना पड़ता था। इसमें वक्त लगता था और कई बार मौके हाथ से निकल जाते थे। अच्छा, ये एक बड़ा फर्क था। बिल्कुल। दूसरा अहम कारण था नौसेना की ताकत। अंग्रेजों की नेवी, उनकी रॉयल नेवी, फ्रांसीसी नेवी से कहीं ज्यादा बेहतर और ताकतवर थी। समुंदर पर कब्जा होने की वजह से वो फ्रांस और भारत के बीच फ्रांसीसी मदद का रास्ता आसानी से काट सकते थे, जबकि अपनी सप्लाई लाइन वो बनाए रख सकते थे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। हाँ, ये तो समझ आता है। और तीसरा, ठिकानों का फर्क। हाँ, अंग्रेजों के पास 3 बहुत अहम और मजबूत ठिकाने थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तीनों अलग अलग दिशाओं में थे और व्यापार और सेना दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण थे। फ्रांसीसियों का मुख्य अड्डा सिर्फ पौंडीचेरी था, वो उतना रणनीतिक रूप से फैला हुआ नहीं था। और पैसे का भी मामला रहा होगा। हाँ, चौथा पॉइंट वही है, आर्थिक स्थिति। अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ व्यापार को कभी नजरअंदाज नहीं किया। उनकी कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही थी, इसलिए उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए पैसा था, संसाधन थे। फ्रांसीसियों ने खासकर डुप्ले के समय में व्यापार पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना राजनीतिक दबदबा बनाने पर। नतीजा ये हुआ कि उनकी कंपनी अक्सर पैसों की तंगी से जूझती रही। डुप्ले की नीतियों ने तो कंपनी को लगभग दिवालिया ही कर दिया था। ओके, और शायद लीडरशिप का भी फर्क रहा हो। बिल्कुल। पांचवां और शायद सबसे अहम कारण लीडरशिप ही था। अंग्रेजों के पास काबिल नेताओं और कमांडरों की एक पूरी फौज थी। सर आयरकूट थे, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस थे, रॉबर्ट क्लाइव तो था ही। इन लोगों ने मुश्किल हालात में भी सेना को संभाला और जीत दिलाई। फ्रांसीसी पक्ष में देखें तो ड्यूप्ले बेशक काबिल था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाद लेली जैसे लोग आए जो शायद उतने कुशल या दूरदर्शी साबित नहीं हुए, और ड्यूप्ले को भी सही वक्त पर फ्रांस से वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। तो कुल मिलाकर ये कर्नाटक युद्ध सिर्फ लड़ाइयों का एक सिलसिला नहीं थे। ये भारत के इतिहास का वो निर्णायक मोड़ था जहां यूरोपीय कंपनियां सिर्फ व्यापारी न रहकर सियासत के मैदान की मुख्य खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने यहाँ के शासकों के आपसी रंजिशों का फायदा उठाया, अपनी फौजी ताकत का प्रदर्शन किया
और आखिरकार भारत में ब्रिटिश राज की नींव डाल दी। फ्रांसीसी चुनौती पूरी तरह खत्म हो गई और अंग्रेजों के लिए मैदान साफ हो गया। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह उस जमाने में भारत की रियासतों के अंदरूनी झगड़े, जैसे गद्दी की लड़ाई या सीमा विवाद, इन बाहरी यूरोपीय ताकतों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के लिए एक तरह के प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध का मैदान बन गए थे। क्या आज की दुनिया में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है? क्या आज भी बड़ी वैश्विक ताकतें छोटे देशों या क्षेत्रों के अंदरूनी संघर्षों में इसी तरह दखल देकर अपने हित साधने की कोशिश करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन ऐतिहासिक घटनाओं से उभरता है और हमें आज के दौर की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर सोचने के लिए मजबूर करता है।